हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। कुल हमारे 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है। चार चार क्वेश्चन हम डेली करेंगे। हमारा वीडियो 4 वीडियो में हमारा खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और इसी से हमारा हमारा जो चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन, जो कई दिनों से चल रहा है, वो हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम चालू करेंगे नया चैप्टर ग्रेविटेशन। तो हमारा फर्स्ट वॉल्यूम जो फिजिक्स का है वो फिनिश हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम 2 क्लास 11 की। उसके बाद आपको क्लास 12 के पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे। वॉल्यूम 2 जैसे फिनिश हो गया, आपको क्लास 12 के पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे 1.5 महीने बाद। 12 के कम से कम 10 पेपर, क्लास 10 के 10 पेपर, और वहाँ पर क्लास 12 के सीबीएसई प्लस एमपी बोर्ड के 10-10 पेपर वहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। नवंबर में उपलब्ध रहेंगे। दिसंबर और जनवरी में बैठ के आप लोग अच्छे से उसको पढ़ लेना। तो चलिए, आज के हम जो इस वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 हम पढ़ने वाले, जो कि चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। बहुत सीबीएसई एंड एमपी बोर्ड के लिए है। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा और कुछ भी दम नहीं है क्वेश्चनों में। ध्यान से हम देखेंगे करना क्या है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी चीज मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मैंने अभी ये 4 क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूँ, 5-5 मिनट के क्वेश्चन है यहाँ पर। 5-5 तो नहीं, 4-4 मिनट का एक क्वेश्चन है। 2 मिनट क्वेश्चन पढ़ने में लगेंगे, 2 मिनट आंसर समझाने में लगेंगे। 4-4 मिनट के वहां पर एक एक क्वेश्चन है। ध्यान से विजन वीडियो को देखेंगे, और वीडियो 15 से 20 मिनट का वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद भी इसको एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम बिना किसी देरी के हम वीडियो हमारा स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 6.1 है, जो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन जो चैप्टर है, आयुष ट्यूटोरियल सनाबाद, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिए, वहां पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए, और बोलिए कि नया चैप्टर परसों नरसों से स्टार्ट होने वाला है, ग्रेविटेशन, ठीक है। अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। गिव द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इफ अ स्फीयर, सिलेंडर, रिंग एंड क्यूब ईच ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। आपको बताना है सेंटर ऑफ मास स्फीयर का, सिलेंडर का, रिंग का और क्यूब का, जो कि यहाँ पर यूनिफॉर्म मास डेंसिटी वहां पर है। डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी नेसेसरीली लाई इनसाइड द बॉडी। और एक और क्वेश्चन पूछा है कि क्या वहां सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर ही लाई करता है क्या? ये क्वेश्चन 2 हमको पूछ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखो, यहाँ पर आप लोग आंसर भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। ये आप लोग आंसर स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे कैसे आप कॉपी में भी उतार लीजिए। मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है इसका आंसर। देखिए, जहां पर जो स्पेयर है, स्पेयर का जो सेंटर ऑफ मास होगा, स्पेयर का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एकदम सेंटर पे होगा, ज्योमेट्रिकली सेंटर पे होगा। कहां पर होगा? ज्योमेट्रिकली सेंट्रल पे। तो ये स्पेयर हमने बना दिया, आपका मास कहां पे होगा? सेंटर पे होगा। सेकंड का जो आंसर है, फर्स्ट का आंसर हमारा हो गया। सिलेंडर, सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके एक्सिस पे होगा। कहां पर होगा? उसके एक्सिस पे होगा। रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है, ये जो रिंग है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी सेंटर पे होगा। अब एक बात सोचने वाली बात ये है, सेंटर पे तो है, पर एक बात समझना, ये रिंग होती है हमारी और बीच में से खाली होती है। उसके बावजूद सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हमारा बीच पे है। तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हमेशा, ये रिंग तो यहाँ पर मास तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पर ये अंदर खाली रहता है यहाँ पर। उसके बावजूद सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? बीच पर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी है, उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास, जरूरी नहीं है कि बॉडी जहाँ पर मासेस है उस मासेस पे ही बॉडी का सेंटर ऑफ मास हो, खाली जगह पे भी सेंटर ऑफ मास हो सकता है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? तो एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी नेसेसरी लाई इनसाइड द बॉडी। ऐसा जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर होना चाहिए? ये जहाँ पर मासेस है, ये मासेस है जहाँ पर है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, खाली जगह पर भी हो सकता है। ये बात याद रखना। तो ये आंसर आ जाएगा नो, इट इज नॉट नेसेसरी। तो इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया, इसका बता दिया, रिंग का बता दिया, और इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा कि नो, इट इज नॉट नेसेसरी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी नेसेसरी लाई इनसाइड द बॉडी। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये पेन। ये पेन हमने यहाँ पर रखा और ये रिंग को हमने इसके ऊपर ऐसा रख दिया। जैसे ये देखो, ये रिंग को मैंने यहाँ पर रख दिया है, देखो मैं निकाल के बताता हूँ आपको कड़ा। देखिए, ये रिंग को मैंने यहाँ पर ऐसा रख दिया और ये पेन है। अब इसका, अब देखो, ये रिंग एक प्रकार से मास तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर पर क्या है? होलो है। उसके बावजूद सेंटर ऑफ मास बीच में, क्यों? क्योंकि देखना, जब इस पेन में इसको ऐसा घुमाऊंगा ना,
तो सर ये हमारा घूमने लग जाएगा, अच्छी तरीके से घूमेगा, और ये इसका सेंटर हमेशा बीच में रहेगा, तभी वो अच्छी तरीके से पूरा घूमेगा। देखिए देखो ऐसा घुमा के दिखाता हूँ, ये देखिए, देखो अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, देखो ऐसा घूम रहा ना, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पर इसका कहाँ पर है, बीच में। समझ मेरी बात? तो रिंग का सेंटर ऑफ मास हमेशा बीच में होता है, ऐसा जरूरी नहीं है बॉडी के अंदर होता है। क्यूब होता है, अब क्यूब का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो ये हमारा क्यूब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्यूब हो गया। अब हम इंटरसेक्शन ड्रॉ करेंगे डायगोनल्स के, इंटरसेक्शन, जहाँ पर इंटरसेक्शन मिल जाएगा वहां पर उसका सेंटर ऑफ मास हमको मिल जाएगा। तो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है, ज्योमेट्रिकली सेंटर। सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास एक्सिस पे होता है, कहाँ पर होता है, एक्सिस पे। और रिंग का सेंटर ऑफ मास बीच में होता है, जो कि खाली जगह होती है, होलो सिलेंडर, होलो जगह जहाँ पे होती है वहां पर। और यहाँ पर डायगोनली अगर अपन कनेक्ट कर देंगे ना, तो यहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा वहां पर उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर, और इसका डज द सेंटर ऑफ मास बॉडी नेसेसरी इनसाइड बॉडी, नो आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, नहीं। देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है आपको, ये क्यूब का सेंटर ऑफ मास बीच में है, ये रिंग का यहाँ पर बीच में है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास सिलेंडर का बीच में है। ऐसा सिलेंडर बनाओ चाहे ऐसा बनाओ, ये यहाँ पर स्फीयर का क्यूब में है। तो ये चारों चीजें आपको यहाँ पर दिया भी हुआ है आंसर, ये फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का, फोर्थ का, और इट इज नॉट नेसेसरी, नो आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। चलिए एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट हमारा खत्म हो चुका है, अगला एग्जाम्पल हम करते हैं। इन HCl मॉलिक्यूल, एक हमारा HCl मॉलिक्यूल है। HCl मॉलिक्यूल में हमारे पास दो एलिमेंट होंगे, एक H प्लस का और एक Cl माइनस का, ये दो एलिमेंट है हमारे पास। ये दोनों एलिमेंट जो है, द सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स इज अबाउट 1.27 एंगस्ट्रॉम, एंड 1 एंगस्ट्रॉम में जो हमारी वैल्यू होती है 1 एंगस्ट्रॉम की, होती है 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पर जो H और जो Cl है, इनके बीच की हमको डिस्टेंस हमको दे दी, जैसे ये H है और ये Cl है, इनके बीच की डिस्टेंस हमको दे दी है, कितनी दे दी है, 1.27 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू हमको दे दी है 10⁻⁻10 मीटर। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, हमको फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास। कब करना है, गिवन दैट द क्लोरीन हैव एटम 35.5 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सपोज करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन अगर 1 है, तो इसका 35.5 टाइम्स कौन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। ये क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है, मतलब अगर इसका मास 1 है और इसका मास कितना हो जाएगा, 35.5 वहां पर हो जाएगा। अगर यहाँ पर ओरिजिन हम मानते हैं यहाँ पर, तो इसकी जो पोजीशन हो जाएगी x1 वो कितनी हो जाएगी, 0, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो x2 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से तक डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, 1.27 एंगस्ट्रॉम वहां पर हो जाएगा। अब हमको बोला है कि सेंटर ऑफ मास निकालो। नियरली ऑल द मासेस ऑफ द एटम्स इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, जितने भी मासेस हैं वहां पर न्यूक्लियस पे ही कंसंट्रेटेड है। हमको निकालना है, कंसंट्रेटेड है मतलब सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास का, तो होता है m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमारे पास m1 कितना है, m1 हमारे पास 1 है, पर जो भी गिवन चीजें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको m1 गिवन है 1, यहाँ पर हमको m2 गिवन है 35.5, यहाँ पर हमको x1 गिवन है 0, और यहाँ पर हमको x2 यहाँ से तक डिस्टेंस हो जाएगी 1.27 एंगस्ट्रॉम। अब कुछ भी नहीं करना है, ये वैल्यू को उठा के यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है। तो सेंटर ऑफ मास हमारा कितना निकल के आ जाएगा, देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, है ना। ये फॉर्मूला उठ के यहाँ, इसके बाद देखो ये पूरा ऐसा कैसा नोट डाउन करना आप लोग, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना, उसके बाद फिर ये लिखना। सेंटर ऑफ मास सिंपल वैल्यू पुट करना है, कुछ भी नहीं करना है। m1 कितना है हमारा, m1 1 है, x1 कितना है, x1 हमारा 0 है, m2 कितना है हमारा, m2 हमारा 35.5, कितना है 35.5, और वहां पर x2 कितना है, तो x2 हमारा कितना है 1.27 एंगस्ट्रॉम में, मीटर मत लिख देना, एंगस्ट्रॉम में लिख रहे तो आंसर भी हमारा एंगस्ट्रॉम में ही आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.27, कितना है 1.27, और ये हमारा आंसर निकल के आ गया, कुछ भी नहीं है, 1.27 एंगस्ट्रॉम लिखना ना भूलना। यहाँ पे आ जाएगा नीचे m1 प्लस m2 मतलब ये 1 प्लस 35.5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे आएगा नीचे 36.5, ये 0 बन जाएगा। आगे हम बात करें तो ये हमारी वैल्यू बचेगी 35.5 इंटू 1.27, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 1.3 एंगस्ट्रॉम, इतना आंसर आ जाएगा 1.3।
तो जो सेंटर ऑफ मास निकल कर आएगा HCl का हमारा यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है कंसंट्रेटेड है, जो कि न्यूक्लियस पे सेंटर पे उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना है 1.23 एंगस्ट्रॉम वहां पर है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास निकल कर आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास का बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 और m1 प्लस m2। बस ये आपको पता क्या करना था, m1 पता करना था, m2 पता करना था, x1 पता करना था, x2 पता करना था, वैल्यू यहाँ पर पुट करना था, हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा और कुछ भी नहीं करना है। बोलो आगे बात समझ में नहीं समझ में आ गई? तो दो एग्जाम्पल हमारे आज के खत्म हो चुके हैं एक्सरसाइज के। जी हाँ, अगले दो एग्जाम्पल और बचे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हम करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। देखिए यही क्वेश्चन जो है ये आपका IMP शॉर्ट्स में आपको ये वीडियो वाला अपलोड कर दूंगा इसी क्वेश्चन का आज का। तो आप लोग ध्यान से वहां पर भी विद इन 1 मिनट आप इसको देख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं हम बिना टाइम को वेस्ट। या चाहो तो इसका आंसर भी आप लोग ले सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। पहले सब कुछ गिवन इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। या मेरे तरीके से भी कर सकते हो, बस गिवन प्रॉपरली लिखना, फिर मैंने जो करा है उसको करना और आखिरी में कंक्लूजन लिखना जरूरी है। एक जैसे मान लो यहाँ पर कितना निकला सेंटर ऑफ मास 1.23 एंगस्ट्रॉम, तो लास्ट में कंक्लूजन आंसर में लिखना जरूरी है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल इज विच इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर इज 1.23 एंगस्ट्रॉम। ये आपको प्रॉपरली वहां पर लिखते हुए आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल है यार, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पर ज्यादा भी नहीं करता, तो चलो उसको एक दो बार में शो करेंगे, हटाओ। यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन कितना सिंपल है, देखो आप ही पढ़ोगे ना आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप ही पढ़ोगे ना आपको आ जाएगा, ठीक है ना। आरी बस में क्या है क्वेश्चन देखिए, अ चाइल्ड सीट्स स्टेशनरी एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग ट्रॉली मूविंग यूनिफॉर्मली विद द स्पीड ऑफ v ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ये एक जो चाइल्ड है वो किसी गाड़ी पर बैठा हुआ है, जो कि गाड़ी यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक ही सेम स्पीड से मूव कर रही है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है गाड़ी हमारी, और ये चाइल्ड उस पर बैठा हुआ है। अब ये चाइल्ड क्या हुआ, गेटअप्स, ये चाइल्ड यहाँ से खड़ा हो गया और खड़ा होते ही वहां पर दौड़ने लग गया ट्रॉली के ऊपर। मान लो पहले चाइल्ड यहाँ पर था, वो दौड़ते दौड़ते कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, दौड़ते दौड़ते यहाँ पर आ गया। पर देखो मेरी बात समझना, और क्वेश्चन बोल रहा है इन एनी मैनर व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ट्रॉली प्लस चाइल्ड। तो आपको जब ये दौड़ के वहां चले गए, जब आपको बताना है कि स्पीड क्या होगी, तो क्या होना चाहिए ट्रॉली की स्पीड। भाई जितनी स्पीड से ट्रॉली चल रही है उतनी स्पीड से वो बंदा भी चलेगा ना, चाहे वो अंदर बैठे उठे सोए भागे कुछ भी करे। सेंटर ऑफ मास तो भाई बॉडी का एक ही है, और अगर बॉडी में कोई भी कितनी भी स्पीड से भागे, जब मान लो मैं ट्रेन में हूँ, मैं ट्रेन में खड़ा हो गया, मैं बैठ गया, मैं दौड़ रहा हूँ, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। ट्रेन की स्पीड से जो होगी, ट्रेन की स्पीड तो जो होगी वही तो स्पीड इसकी भी होगी। तो जो पहले स्पीड रहेगी वही तो बाद में स्पीड रहने वाली, सेम होने वाली। देखिए आप आंसर भी पढ़ के देख सकते हो यहाँ पर। देखिए कंसिडर ट्रॉली प्लस चाइल्ड टुगेदर एज अ सिंगल कंपोजिट सिस्टम। हमने ट्रॉली और चाइल्ड को एक ही सिस्टम माना है। Internal forces and external forces. When the child gets up and run around on the trolley, the forces exerted by the child on the trolley are purely internal forces of the system. मतलब वहां जो भी फोर्स लग रहे हैं वहां पर पूरे इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, बाहर से वहां पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। और अगर कोई भी बाहर से फोर्स अगर नहीं लगता तो वहां पर बॉडी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अंदर कितना भी फोर्स लगे, मान लो इसके पास 10 किलो पैसा है, सोना पड़ा हुआ है, इसके बाद उसके बैग में सोना नीचे गिर गया या सोने को उसने ऐसा फेंक दिया उछल, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि सभी इंटरनली फोर्स लगने वाले हैं, बाहरी कोई फोर्स वहां पर नहीं लग रहा है। जिस वजह से ये जिस बॉडी जो स्पीड में चल रही थी, वेलोसिटी से चल रही थी, उसी वेलोसिटी से चाइल्ड और ट्रॉली भी वहां पर चलेंगे। आगे बात समझ में नहीं समझ में आ गई? इज इट क्लियर ईच एंड एवरी वन और नॉट? तो ये बात आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करें एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स की अगर हम बात करें, क्यों भाई मोहित समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इधर आकाश, इधर आकांक्षा, इधर आकांक्षी, इधर मेघा, राजवीर, जितने भी बच्चे हमारे DPS का दसवीं पब्लिक स्कूल के हैं, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जितने बैठे हैं यहाँ पर, आपको ऑनलाइन जितने बैठे हैं, इधर साहिल, जितना सबको आ रहा समझ में आना ही चाहिए। और नहीं आएगा तो मतलब क्या फिर? जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे जब तक समझ में यूं भी नहीं आने वाला। देखिए 100% कोई भी चीज कब होती है, जब आप उसको एक बार खुद से कर लो। मैं पढ़ा रहा हूँ वो 70% समझ में आना चाहिए, बचा कुचा 30% आपको कब आना चाहिए, मतलब बचा कुचा 30% मतलब पूरा 100% जब एक बार आप खुद से कर लो। और किसी भी चीज को अगर आप 3 बार पढ़ लोगे ना, रिविजन रिविजन रिविजन,
ऑटोमेटिकली गारंटेड है कि आप लोग 100% मार्क्स आसानी से एग्जामिनेशन में करोगे, टाइम भी आपको कम लगेगा और टॉप भी आप आराम से कर जाओगे। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं वेब एक्सटर्नल की बात करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये हो गया। ठीक है, शो दैट द एरिया ऑफ ट्रेंगल कंटेन बिटवीन, अगला क्वेश्चन की हम बात करें, पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है भैया। यहाँ पर फाइनल आंसर भी दिया हुआ है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। देखो कांस्टेंट सेंटर ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज जीरो, तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास भी जीरो हो जाएगा, देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेंस अनचेंज, तो वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, अनचेंज रहेगी। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लेना, यहाँ पे आंसर आप लोग नोट डाउन कर लेना, ये आंसर इसका रहेगा। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, वहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ वहां पर इंटरनल फोर्स लग रहा है, इंटरनली चेंज हो रहा है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो वेलोसिटी से ट्रॉली चाइल्ड चल रहा है वही वेलोसिटी से बाद में भी दौड़ने के बाद भी चलेगी, वही वेलोसिटी से ट्रॉली और चाइल्ड चलेगा, क्योंकि वहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इसलिए यहाँ पर द वेलोसिटी जो होगी सेंटर ऑफ मास की वो भी कांस्टेंट वहां पर रहेगी, चेंज कुछ भी नहीं होने वाला। चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का, हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में हमको क्या, तो फोर्थ क्वेश्चन हम करते हैं आज का, हमारा आखिरी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, शो दैट द एरिया ऑफ ट्रेंगल कंटेन बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी इज वन ऑफ हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो क्वेश्चन में हमको बोला है, क्वेश्चन में हमको बोला है कि जो एरिया ऑफ ट्रेंगल है, यहाँ पर मान लेते कोई एरिया ऑफ ट्रेंगल है पी ओ क्यू, तो ये जो एरिया ऑफ ट्रेंगल है ये हाफ होगा ए क्रॉस बी का, ये हमको शो करना है, ये हमको क्या करना है, शो करना है। देखिए ध्यान से अपन शो करते हैं, देखिए यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्या बोला, बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल नंबर 4 था यहाँ पर, क्या बोला एग्जाम्पल नंबर 4, बहुत सिंपल बोला है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सभी जन। यहाँ पर बोला है कि एक ट्रेंगल है, एक क्या है, ट्रेंगल, जो कि पी ओ और क्यू का वहां पर है। अब ये जो ट्रेंगल है, ये जो ट्रेंगल है आपको शो करना है, टू शो दैट ये जो ट्रेंगल है, ठीक है, यहाँ पर जो मतलब मान सकते हैं कि जो 60 मिनट 20 30 और 30 60, मतलब मैं मान के चले कि 40 और 1 घंटे का वीडियो हमारे यहाँ पर बन सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पेपर में आपको जैसे पीवाईक्यू अपलोड करूंगा तो 3 घंटे का पीवाईक्यू आपका रहेगा, 2 घंटे का, सॉरी 2 घंटे का पीवाईक्यू रहेगा, तो 1 घंटे का एक वीडियो बनेगा, दूसरा घंटे का एक वीडियो बनेगा। वहां पर आपके पूरा पेपर सोल्व कर दिया जाएगा 2 घंटे के अंदर, और 10 पेपर आपके आएंगे सीबीएसई के, 10 पेपर आएंगे एमपी बोर्ड के, ठीक है, और आपके 10 क्लास के भी आएंगे कई घंटे के, तो आप लोग जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना। मैं अपने सितंबर अक्टूबर नवंबर में पूरे महीना भर वही चलने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पी ओ क्यू, यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रेंगल पी ओ क्यू है, एरिया ऑफ ट्रेंगल पी ओ क्यू है ना, ये जो एरिया ऑफ ट्रेंगल, देखो बहुत सिंपल है, खत्म हो गया क्वेश्चन, यहाँ चालू होते ही खत्म हो गया। एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या है, पी ओ क्यू जो है वो हाफ ऑफ है ए क्रॉस बी वेक्टर के, ये हमको प्रूफ करके देना है, ये हमको शो करना है कि जो ये ट्रेंगल का एरिया होता है ये आधा होता है इसके ए क्रॉस बी के वेक्टर का। तो यहाँ पर सपोज करते हैं ये ए वेक्टर है और ये सपोज करते हैं ये बी वेक्टर है, तो ये ए क्रॉस बी जो है, ये ए क्रॉस बी जो है ये आधा मतलब हाफ का मल्टीप्लीकेशन होगा इसमें, और ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रेंगल पी ओ क्यू का, ये हमको प्रूफ करके देना है। तो चलो हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ हम कैसे करेंगे, समझना बात को ध्यान से। यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारा थीटा है, ये थीटा है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनस के साथ क्या आ जाता है, साइन थीटा, हाइपोटेनस के साथ क्या आता है, साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल जाती है। हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, बी हमारा हाइपोटेनस हो गया और साइन थीटा हो गया, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, बी साइन थीटा, तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल के आ गई बी साइन थीटा। और हमको पता है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी मतलब क्या होता है, ए बी साइन थीटा, क्या हो जाता है, ए बी साइन थीटा, तो हमने ए क्रॉस बी को लिख दिया ए बी साइन थीटा, कितना लिख दिया हमने, ए बी साइन थीटा, है ना।
अब ये ए बी साइन थीटा इसके बराबर है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, देखो ऐसे, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, ये होता है। अब हमको पता है ए कितना है, इस पॉइंट को दे दो क्यू, पी ओ क्यू है, इसको दे दो पी ओ, इसको दे दो, इसको दे दो ओ, ठीक है, ये हो गया। अब ए क्रॉस बी ऐसा का ऐसा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अगर ये पूरा ए वेक्टर है, ए वेक्टर कितना है ओपी, ओ वेक्टर है ओपी, बी वेक्टर कितना है हमारा, बी वेक्टर है हमारा पी क्यू, बी वेक्टर है हमारा पी क्यू और साइन थीटा, और साइन थीटा। अब देखो ये बी की वैल्यू अगर हम पी क्यू लिखते हैं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, पी क्यू है, पी क्यू साइन थीटा, मतलब मैं पी क्यू साइन थीटा को परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ। परपेंडिकुलर हमारा ये है, इसको नाम दे दो क्यू एन, तो क्यू एन जो होगा परपेंडिकुलर, ये क्यू एन जो होगा परपेंडिकुलर पी क्यू साइन थीटा के बराबर होगा, तो पी क्यू साइन थीटा के बराबर हमने क्यू एन लिख दिया, क्या लिख दिया, क्यू एन, क्यू एन लिख सकता हूँ ऐसा मैं क्यू एन, कि पी क्यू साइन थीटा को मैंने क्यू एन लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये जो पी क्यू साइन थीटा ये परपेंडिकुलर के बराबर और परपेंडिकुलर हमारा क्यू एन। ऐसा क्यों किया, देखो हम इसका आंसर निकल के आएगा इस वजह से, देखो हमको ए क्रॉस बी है तो चाहिए ही चाहिए और हाफ भी चाहिए, तो हाफ के लिए हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे, तो ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके इधर हाफ बन जाएगा, और यहाँ पर ये हाफ बना और ये बना के इधर बचा ओपी और क्यू एन। अब ये 2 इधर इंटू में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, और इधर भी हाफ बचा। ओपी क्या है हमारा पूरा, ओपी यहाँ से यहाँ तक पूरा बेस है, ओपी ओपी हमारा पूरा क्या है बेस, ये ओपी हमारा हो गया बेस। क्यूएन कितना है हमारा, क्यूएन ये क्यूएन, ये क्यूएन हमारा क्या है हाइट है, क्या है हमारा हाइट है, क्यूएन हमारा हो जाएगा हाइट। तो देखो ये बेस और ये हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, और हाफ बेस इंटू हाइट यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओ क्यू का ही है, पीओ क्यू की हाइट है और पीओ क्यू का ही बेस है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओ, पीओ क्यू बन जाएगा पीओ क्यू, और जहां पर ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओ क्यू इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी, हैंस प्रूव, यही हमको प्रूव करके लाके देना था, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया है। तो चारों एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे खत्म हो चुके हैं, उम्मीद करता हूँ चारों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। और एक बात और कि भैया सबको पीओक्यू भी जल्द आपको मिलने वाले हैं, तो आप लोग हर चीज के लिए तैयार रहे, कोई भी प्रकार का टेंशन ना ले, आयुष सर आपके साथ है। सीबीएसई में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए क्लास 12th में, गारंटी लेता हूँ कि जो पीओक्यू कराऊंगा और जो एनसीईआरटी मैंने पढ़ाई है, एनसीईआरटी और पीओक्यू जो मैं दूंगा उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बस आप लोग पीओक्यू जो मैं दूंगा 10 पेपर वो कर लेना बस, और एनसीईआरटी अच्छे से 2 से 3 बार कर लेना, पूरा 100% गारंटी, पूरा नंबर आएंगे। एमपी बोर्ड के बच्चे जो पेपर्स अपलोड करूंगा और एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, और 10th क्लास के बच्चों को भी गारंटी देता हूँ जो मैं क्वेश्चन दूंगा वही आएंगे एग्जाम में, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन में खैर ऊपर नीचे चलता है, पर गारंटी की बाकी क्वेश्चन आपके एज इट इज आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जो भी मैंने चारों क्वेश्चन करा उसको एक बार आप खुद रिवाइज करिए, पढ़िए। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले कुछ क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जो पढ़ा है उसको जरूर पढ़ें।